हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम रोज़ लेके आते हैं दैनिक समय की 8 मई आज दिनांक है। और आज के कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल हम यहां पर देखेंगे उसको हम यहां पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं आज, कौन कौन से आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें कहाँ से लिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सभी जान चुके होंगे, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, तो हम थोड़ी सी इस पर बात करके आगे निकल जाएंगे। ये बेसिकली भारतीय जो सेना ने पहलगाम हमले के जवाब में यह कदम उठाया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उस संबंध में आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। फिर कोयला आवंटन के मामले में जो शक्ति पॉलिसी है, शक्ति नीति है, उस संबंध में आर्टिकल पीआईबी में आया था। तो किस तरह से भारत में कोयला आवंटन होता है, क्या पॉलिसी है, फिर कोयले के बारे में कुछ स्टैटिक्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वह भी देखेंगे प्रीलिम्स के ओरिएंटेड। फिर भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच था, उस संबंध में आर्टिकल की कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं, क्या क्या हमारी सक्सेस रही है अब तक स्पेस मिशन में, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चौथा आर्टिकल बात करेंगे भारत अमेरिका ऊर्जा भविष्य के निर्माण के खंड। तो भारत जो अमेरिका के साथ किस क्षेत्र में ऊर्जा, किन किन क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या सहयोग किया जा सकता है, हाइड्रोजन ऊर्जा के संबंध में, तो उसे यहाँ पर हम देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल बात करेगा भारत ने पाकिस्तानी जो ठिकानों पर हमला किया, तो यही ऑपरेशन सिंदूर के मामले में है, तो इसे हम साथ में ही देख लेंगे। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में देखें, नियम के सुधार के बारे में, कि जो नियम के सुधार हैं इसकी वजह से अगर आप देखें प्रॉपर अगर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है कम आती है, व्यापार नहीं बढ़ पाता है, लाभ नहीं बढ़ पाता, ये सारी समस्या होती है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। मुख्य परीक्षा में जो पहला आर्टिकल है बात करेगा जो न्यायिक प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो बहुत डिले होते हैं, बहुत सारे मामले पेंडिंग होते हैं, क्या समस्या इससे, इसे भी जानेंगे समझेंगे। यहाँ पर द हिंदू में आर्टिकल आया था, इसे हम देखेंगे। वहीं संतुलित प्रक्रिया के बारे में द हिंदू में आर्टिकल, इसे देखेंगे। व्यापार जो युद्ध चल रहा है अमेरिका व चाइना के बीच में, इसको लेकर जेनेवा में भी वार्ता चल रही है अमेरिका और चाइना की, तो इस संबंध में क्या उपचार हो सकते हैं, व्यापार जो युद्ध होते हैं वे किस तरह से अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उसको यहाँ पर हम जानेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था। फिर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में, द हिंदू में आर्टिकल आया, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की, जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने इसे चलाया है, और भारतीय सेना ने अगर हम बात करें तो एक साहसी रणनीतिक कदम उठाए हैं, जहाँ पर लश्कर तैयबा, जो जैश मोहब्बत व हिजबुल मुजाहिदीन के जो सैन्य संगठन थे, उस पर भारतीय सेना ने यहाँ पर अपने उसको न्यूट्रलाइज़ किया। अब ये मिशन कहाँ कहाँ पे चला, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये वाला रीजन आप जानते होंगे, ये आपको पता है कि ये पीओके को बिलोंग करता है ये सारा रीजन, और इस पीओके के रीजन में आप देखेंगे कि तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन चला। यहाँ पर देखो मुजफ्फराबाद है, इसके अलावा कोटी है, यहाँ पे गुलपुर है, भीमबेर है, सियाकोट है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे रीजन है, मुरीदके है। तो इन रीजन पर बेसिकली अगर आप देखेंगे भारतीय सेना ने ऑपरेशन चला के बहुत सारे मिलिट्री जो सैन्य ठिकानों के यहाँ पे सरकार ने, जो सेना है, टारगेट ना करके सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। तो यह भारत का जो आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध की रणनीति है, भारत का आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको दर्शाता है। उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल आया था। फिर बात आती है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया, आपको पता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो उसमें 26 के आसपास लोग भारतीय मारे गए, उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिनके अभी शादी हुई थी, नौ ब्याह जोड़े थे। तो उस संबंध में अगर आप देखेंगे कि जिनकी शादी हुई तुरंत वो विधवा हो गई, तो इस संबंध में सरकार ने संवेदना दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा। ये तो बात हो गई। तो और इस आर्टिकल में आपको पीडीएफ में मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोकेशन पर बेसिकली हमला किया है सेना ने उसे ध्वस्त किया है। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जो चीज़ें हैं स्टैटिक में, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, बार बार आपने नाम सुनते हो, लश्कर तैयबा के बारे में आप नाम सुनते हैं, फिर आप इंडियन मुजाहिदीन के बारे में नाम सुनते हैं, और आप जैश मोहम्मद के बारे में नाम सुनते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क आप जान लें। तो जो लश्कर तैयबा है, जिसको 1987 में अफ़गानिस्तान जो वो वॉर चल रहा था, जिसमें आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में जिस तरह से पहले रूस ने नियंत्रण करना चाहा, तो फिर जो अमेरिका है उसने सपोर्ट किया, जो मिलिटेंट्स ग्रुप थे। फिर बाद में अमेरिका ने नियंत्रण करना चाहा, तो फिर अमेरिका के खिलाफ तालिबानियों ने क्या किया, आवाज़ उठाई। तो इस संबंध में उसी दौरान लश्कर तैयबा का ग्रुप निकल के सामने 1987 में अफ़गानिस्तान में, और इसका जो हेड था, जिसे हाफिज़ मोहम्मद सईद बोला जाता है, यह मुरीद के बेसिकली लाहौर का था, हाफिज़ मोहम्मद सईद है ये। और इसके जो संबंधित संगठन है जमातुद दावा है, जो कहीं ना कहीं इसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके माध्यम से क्या करता है, भारत को कश्मीर से अलग करने के लिए व इस्लामिक शासन प्रसार करने के लिए प्रयास करता है। और 2001 में इसने संसद में हमला किया था। वहीं आप देखें 2008 में इसने मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार था।
तो ये तो बात होगी इसके बाद लश्कर ए तैयबा के बारे में, जिसे भारत में और यूएन ने आतंकी संगठन घोषित किया है। फिर दूसरा आप सुनते होंगे जैश ए मोहम्मद के बारे में। जैश ए मोहम्मद के बारे में, तो जैश ए मोहम्मद जिसके बारे में, जिसको 2000 में इस्टेब्लिश किया था मसूद अजहर ने। मसूद अजहर वही है जिसे आप देखें जो कंधार विमान हाईजैक हुआ था, उस दौरान जिस आतंकवादी की मांग की गई थी वो मसूद अजहर है। उसे भारत ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था, और ये बेसिकली है ये बहावलपुर पंजाब प्रांत का, पाकिस्तान का। बाद में कंधार हाईजैक की वजह से इसको हमें आतंकवादियों को सौंपना पड़ा, और इसने बाद में 2001 में जो संसद हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। फिर 2016 में पठानकोट एयरबेस पर जो हमला होता है वो ये इसकी जिम्मेदारी इसने ली थी। वहीं 2019 में पुलवामा का जो आत्मघाती हमला हुआ था वही जिम्मेदारी इसकी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। यह भी यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट है। फिर तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो आतंकी संगठन वह हिजबुल मुजाहिद्दीन है। हिजबुल मुजाहिद्दीन जिसको 1989 में आप देखेंगे जब कश्मीर में आप देखेंगे जो कि एक कश्मीरी पंडित का वहाँ से निकाला जा रहा था, वहाँ पे अत्याचार चल रहा था, उसी दौरान ये संगठन सामने निकल के आया था हिजबुल मुजाहिद्दीन। और मोहम्मद अयूब डार इसका जो मास्टरमाइंड है। इसका मुख्यालय बेसिकली पाकिस्तान POK में, और इसने भारत को कश्मीर से अलग करने की दिशा में लगातार प्रयास करता रहता है। अब ये तो बात हुई सॉरी ये तो बात हो गई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उससे संबंधित जो संगठन है आतंकी संगठन, उसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल था। ऑपरेशन सिंदूर आपने देख लिया होगा, कुछ उसमें नया आंकड़ा नहीं था। भारत में पाकिस्तान के बारे में देखो तो भारत ने पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था 1965 में। फिर कारगिल युद्ध में आप देखेंगे ऑपरेशन विजय भारत ने चलाया था, कारगिल युद्ध के विजय के संदर्भ में। तो इस तरह से कुछ मिशन थे, इस तरह से कुछ ऑपरेशन थे भारत ने चलाए। अब हम बात करेंगे अगले आर्टिकल पे जो है कोयला आवंटन को लेकर शक्ति नीति के बारे में। तो कोयला आवंटन को लेकर यहाँ पे शक्ति नीति के बारे में क्या आर्टिकल है यहाँ पे आप देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक आर्थिक मामलों की जो PMESC है, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है, उस कमेटी ने जो शक्ति नीति है, शक्ति नीति बेसिकली कोयला की किस तरह से आवंटित किया जाए उस संबंध में नीति है, तो उसको मंजूरी दी है। जिसका उद्देश्य क्या है कि थर्मल पावर क्षेत्र है उसके लिए कोयला आवंटन प्रक्रियाओं को परिष्कृत व आधुनिक बनाना। बेसिकली अगर आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे कोयला की आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, जिससे अब बाद में बिजली बनाई जाती है। और उसको कोयला का जो वितरण है उसको पारदर्शी बनाया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए, उसको लचीला बनाया जाए, इस संबंध में शक्ति नीति लागू की गई थी। अब जो संशोधित शक्ति नीति है जिसे अमेंड किया गया है उसके बारे में अगर देखें तो यह नीति बेसिकली अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय व राज्य थर्मल पावर प्लांट्स हैं वह स्वतंत्र जो पावर प्लांट्स हैं, मतलब दो तरह के पावर प्लांट होते हैं, एक तो केंद्र के हो सकते हैं, राज्य के हो सकते हैं, मतलब सरकार के हो सकते हैं, दूसरा इंडिविजुअल हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। उन दोनों के लिए कोयला लिंकिंग व्यवस्थाओं को सरल कर दिया गया और सुव्यवस्थित किया गया। और पहले क्या हुआ होता था कि इसका मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, 8 स्तर पर इसका क्या होता था मैकेनिज्म होता था। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे इसको करके 2 कर दिया गया है, 2 विंडो कर दी है। विंडो 1 जिसे बोला जा रहा है, विंडो 2 बोला जा रहा है। विंडो 1 में आप देखेंगे कोयला आवंटन किया जा रहा है निर्धारित मूल्य पर कोयला आवंटन किया जा रहा है। और विंडो 2 में आप देखेंगे प्रीमियम मूल्य पर कोयला आवंटन किया जा रहा है। तो अब 2 विंडो यहाँ पर कर दी गई है। अब विंडो 1 में अगर आप देखें किसके लिए, तो विंडो 1 जो है जो निर्धारित मूल्य पर है वो सरकार के लिए, संयुक्त उद्यमों के लिए है, उनकी सहायक कंपनियों के लिए है कोयला लिंकिंग बनाए रखना। राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार कुछ भी ऐसे पहल है तो उसके संबंध में, जैसे विद्युत उत्पादन के संदर्भ में। और विंडो जो क्या कहते हैं जो विंडो 2 है वो निर्धारित मूल्य पर प्रीमियम पर कोयला प्रदान करता है। यह घरेलू कोयला आधारित पावर उत्पादकों, आयातित कोयला आधारित संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराता है। तो इसके बारे में यहाँ पे हमको देखना था। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे बात करें तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2014 के पहले आप देखेंगे जो कोयला आवंटन की पॉलिसी थी वो बहुत ही कहते हैं कि डिफ़िकल्ट थी, कहीं ना कहीं देखिए चैलेंजिंग थी, जिसके संबंध में आप देखेंगे कैप्टिव बिडिंग जो थी उसके तहत कि कोयला जो खनन करती थी कंपनियां वो केवल अपना ही यूज कर सकती थी, वो बेच नहीं सकती थी। बाद में अब 2014 में देखें सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल ब्लॉक्स को रद्द किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रक्रिया है मनमानी अवैध है। वर्तमान में आप देखें 2014 के बाद ऐसी प्रक्रिया है कि कॉमर्शियल माइनिंग होती है। कॉमर्शियल माइनिंग में आप देखें जो निजी कंपनियाँ हैं, आप कोयला खनन की अनुमति है उनके पास, और कैप्टिव उपयोग के नहीं बल्कि वो खुले बाजार में भी इसको बेच सकते हैं, नीलामी के माध्यम से ब्लॉक का आवंटन होता है। फिर शक्ति पॉलिसी के बारे में बात आती है कि शक्ति पॉलिसी के बारे में आप जानते हो शक्ति पॉलिसी का मतलब क्या है कि स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, कि भारत में जो कोयला का एलोकेशन है, कोयला का जो आवंटन है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, जिससे थर्मल पावर प्लांट को पर्याप्त सहायता मिल सके। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। अब विंडो 1 के बारे में थोड़ा सा और बात जान ले तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, TPP, JB जो भी सब्सिडियरी हैं इनके, उनको आवंटित करने के लिए यहाँ पे बेसिकली प्रावधान किया गया। और विंडो 2 में अगर देखें तो डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कोयला बेस्ड जो पावर प्लांट है उनको नीलामी के माध्यम से 12 माह से 25 वर्षों तक की अवधि के लिए छूट दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन मार्केट में भी बिजली बेचने की यहाँ पे छूट है इनको। अब अगर बात करें कुछ प्रमुख एजेंसियाँ की जो कोयला में इन्वॉल्व हैं, जिसमें कोयल इंडिया लिमिटेड है, सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड है, तो ये तो बात हो गई। इसके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पर
तो आप पाएंगे कोयले के बारे में पाएंगे, कोयले के जो टाइप होते हैं, कोयले के बेसिकली 4 टाइप होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोयले के 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? कोयले के 4 टाइप, पहला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जिसमें देखें आप कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 80 से 90% होती है, और ये धुआं बहुत कम करता है, राख बहुत कम होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है, सबसे चमकदार होता है। लेकिन अगर देखें इसका जो दहन होता है कठिन होता है, जम्मू कश्मीर बस में पाया जाता है भारत में, और इसका जो मात्रा बहुत कम पाई जाती है। फिर दूसरी कैटेगरी कोयला आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला आता है। बिटुमिनस कोयले में आप देखेंगे 60 से 80% के आसपास जो कार्बन शुद्धता होती है, यह भी काला होता है और आसानी से जलने वाला होता है। जो बेसिकली आप देखोगे झारखंड का रीजन है, वेस्ट बंगाल का रीजन है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो भारत में अधिकांशतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, लेकिन यही है कि जो इस एंथ्रेसाइट से कम अच्छा होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा कोयला होता है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है सब बिटुमिनस कोयला की। सब बिटुमिनस सब बिटुमिनस कोयला ये नई कैटेगरी बेसिकली अगर आप देखें, इसे 45 से 60% कार्बन जो प्रतिशत होता है गहरा भूरा रंग का होता है, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग होता है। फिर चौथा लिग्नाइट कोयला आता है, जिसमें आप देखो 25 से 35% आप देखेंगे कि कार्बन की मात्रा होती है। भूरा और नमी वाला कोयला होता है, जल्दी जल जाता है, कम ऊष्मा देता है। जो तमिलनाडु के नवेली है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। भारत में कोकिंग कोयला का हिस्सा बहुत कम है, इसे इस्पात उत्पादन से ही में उपयोग किया जाता है। भारत का अधिकतर जो कोयला है बिटुमिनस और लिग्नाइट श्रेणी का है। साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया, इसके बारे में समझ लिया। अगला आर्टिकल बात करेंगे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो बेसिकली क्या था यहाँ पर आप देखेंगे, न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ में देखेंगे आपके भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार विकास कर रहा है और भारत ने ऐसे माइलस्टोन अचीव किए हैं जो कहीं ना कहीं भारत को विश्व में एक बड़ी स्पेस शक्ति बनाने के रूप में स्थापित करते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें मोदी जी ने इसरो के बारे में बताया कि इसरो जो एक संगठन है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इस संबंध में लागत कुशल जो मिशन है उसको बनाने में, फिर नए नवोन्मेषी अर्थात इनोवेटिव जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका समाधान देने में यहाँ पर मदद करता है। अगर हम बात करें इसरो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें थोड़ा सा आप पाएंगे तो सबसे हेड में अगर आप देखेंगे स्पेस सेक्टर में पीएम होते हैं, उसके नीचे अगर आप देखेंगे स्पेस मिशन काम करता है, स्पेस मिशन, स्पेस कमीशन स्पेस कमीशन की बात होती है जो प्रधानमंत्री के नीचे होता है, जिसके प्रधानमंत्री देखते हैं। अब स्पेस कमीशन के नीचे आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस काम करता है, जो स्पेस विभाग है वो काम करता है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे दो अलग अलग बॉडी इन स्पेस बनाई गई है, इन स्पेस व एंट्रिक्स व NSIL, जो कहीं ना कहीं जो आप देखें निजी क्षेत्र है उनको क्या किया जाए स्पेस सेक्टर में लाया जाए, उस संबंध में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब बात करें इसरो की, इसरो काउंसिल होती है, उसके लोग एक चेयरमैन होते हैं जिसके द्वारा इसरो को शासित किया जाता है। ये तो बात हो गई यहाँ पर। अगर हम बात करें सेटेलाइट क्षमता के बारे में, भारत के बारे में बात करें तो आप पाएंगे कि इसरो ने 34 से अधिक जो सेटेलाइट हैं लगभग एक साथ ही भेजे, जिससे 400 अधिक सेटेलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। तो लगातार एक साथ 104 सेटेलाइट तक भारत ने भेजें। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें भारत ने खुद का जो चंद्रयान मिशन है उसको संपन्न किया, जहाँ पर लैंडर रोवर को भी भारत ने पहुंचाया। इसके अलावा मंगलयान मिशन भारत ने पहली बार में ही मंगलयान जो ऑर्बिटर मिशन है उसको सफल किया। भारत इस बार गगनयान मिशन के प्रयास में है, जहाँ भारत पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। और ये जो सारे मिशन है बहुत कम असफलताओं के साथ लगभग संपन्न किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे नाविक सेटेलाइट है भारत, उसमें अब देखेंगे भारत खुद का जो लोकल सेटेलाइट संबंध में लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन के बहुत सारे सेटेलाइट सक्रिय हैं। साथ ही साथ इसमें मोदी जी ने PSLV GSLV की जो अचीवमेंट, जो उपलब्धियां हैं, जिससे भारत कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भारत का जो आत्मनिर्भर बनने के प्रयास है स्पेस सेक्टर में, उसकी दिशा में बहुत बड़ी सफलता हासिल किया। इस संबंध में यहाँ पर ये आर्टिकल था जिसे हमने देखा। PSLV, SLV, GSLV, SLV के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं जो भार के अनुसार होते हैं। जिस सैटेलाइट का ज़्यादा भार होता है उनके लिए आप देखेंगे तो SSLV अगर देखेंगे नॉर्मल सेटेलाइट का भार PSLV उससे ज़्यादा, और GSLV आप देखें जो बड़े सेटेलाइट होते हैं जिनके ज़्यादा भारी सेटेलाइट होते हैं उनके लिए GSLV को लॉन्च किया गया है। तो GSLV को बनाया गया, डेवलप किया गया है, जो ग्लोबल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे कहा जाता है। इसके संबंध में अगर आप देखें अब इसरो की सफलता दर, उसके बारे में बात होती है कि लगभग 90% इसरो की सफलता दर है। मंगल मिशन स्वतंत्र मिशन सफलतापूर्वक भेजने वाला भारत चौथा देश यहाँ पर बना है। ये तो बात होगी इस आर्टिकल के बारे में। फिर अगला आर्टिकल बात करेंगे भारत अमेरिका ऊर्जा भविष्य के निर्माण को लेकर। अब अगर आप बात करें भारत अमेरिका में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे दोनों देश समग्र जो ऊर्जा समझौता है उसकी दिशा में पहल बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये जो साझेदारी है कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा हो, चाहे खनिज हो, प्राकृतिक गैस हो, फिर नाभिकीय ऊर्जा हो, सभी जगह आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें जो जो हिस्से जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा वर्तमान में अगर आप देखें तो लगभग 45% जो अक्षय ऊर्जा है उसमें जो सौर ऊर्जा का हिस्सा आता है। फिर वहीं बात करते हैं
हाइड्रो पावर जो छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं उस संबंध में आप देखें लगभग 23% ऊर्जा है उनसे प्राप्त होती है, वो भी कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो पवन ऊर्जा आप देखें 23.5% जो हमारी वर्तमान में अक्षय ऊर्जा का भाग है पवन ऊर्जा से आता है। वहीं आप देखें स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 2.5%। वहीं बायो पावर है, वही परमाणु ऊर्जा है। तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे भारत क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल की बात करता है। अब उसके संबंध में बहुत सारे मिशन भारत में चल रहे हैं, बहुत सारे कोडनकुलम या अन्य जगह परियोजना भी भारत में संचालित है। अब यहाँ पर जो अमेरिका संबंध में बात हो रही है तो इस नीति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्या है कि भारत अमेरिका सहयोग करके ऊर्जा सुरक्षा को, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ा सकते हैं। महत्वाकांक्षी डिकार्बनाइजेशन लक्ष्य उसको प्राप्त करने की दिशा में जोर दे सकते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र बेसिकली है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन उत्पादन को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए और उसकी जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जाए। आगे हम बात करें वर्तमान में आंकड़ों के बारे में बात करें तो वर्तमान में आप पाएंगे भारत की जो स्थापित क्षमता है 2025 तक भारत की जो क्षमता 180 गीगावाट तक पहुंच चुकी है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। लेकिन भारत का जो 2030 तक का टारगेट है वो कहीं ना कहीं 500 गीगावाट है, जो बहुत अभी दूर दिखाई देता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अमेरिका से साझेदारी करने की आवश्यकता है। और इस साझेदारी से अगर हम देखें तो अपने जो अक्षय ऊर्जा उसके विकास को हम बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें निवेश की कमी यहाँ पर दिखाई देती है। निवेश लगभग देखें यहाँ पे $12 बिलियन का निवेश हो चुका है, लेकिन अभी अपर्याप्त है, इसे यहाँ पे और निवेश करने की आवश्यकता दिखाई देती है। साथ ही साथ आवश्यक खनिजों की मांग दिखाई देती है। 2035 तक भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करना है, बैटरी आधारित उद्योग को प्रमोट करना है। अब इसके लिए लिथियम की आवश्यकता होती है, लिथियम की आवश्यकता, कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम देखें बैटरी बनाए बिना हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उनको नहीं बना सकते। और बैटरी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट की आवश्यकता होती है, साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट की आवश्यकता होती है, जहाँ पे हमारी और अमेरिका की साझेदारी एक नए कदम की दिखा सकती हैं। फिर यहाँ पे आर्टिकल हमने ऑलरेडी देख लिया, भारत पाकिस्तान पर जो हमला किया और जो आतंकवादी संगठन उसको, यहाँ पर हमने इसके बारे में देख लिया। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा नियामक सुधार के बारे में कि नियामक सुधार के संबंध में क्या चीज़ें रही उसको थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए भारत में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे प्रोसीजर डिले होते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो व्यापार है, निवेश है, विनिर्माण है, इसमें बाधा पहुंचती है। तो इस संबंध में यहाँ पे बात होती है कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए जहाँ पर क्या हो नियम के सुधार हो। जैसे क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना चाहिए, उनके लिए जेल का प्रावधान नहीं होना चाहिए। साथ ही देखिए अनुमोदन को आसानी से किया जाना चाहिए, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और क्लियरेंस फास्ट होनी चाहिए। पर्यावरणीय क्लियरेंस हो, चाहे देखिए लोन संबंधी क्लियरेंस हो, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा दे सके, जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ अपराध मुक्त को बनाया जा सके। सूचना के अधिकार को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बात होती है कि जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल भारत में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से अगर आप देखें शासन प्रशासन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से, तो उसको यहाँ पर ठीक करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र को विश्वास में लेने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा देखें ऑडिट तंत्र के बारे में बात होती है कि सोशल ऑडिट भी होना चाहिए और सरकार ऑडिट कर रही है उसका भी होना चाहिए, अर्थात इकोनॉमिकली सोशली दोनों तरह से ऑडिट होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या हो, अगर आप देखें तो वर्तमान में अगर देखें जो व्यापार हमारा सूचकांक उसमें हम देखें व्यापार करने में आसानी, उसमें 63वां स्थान हमें मिला है। अब उसमें और बेहतर हमारी रैंक प्राप्त हो सकती है, इससे निवेश और बढ़ेगा। वर्तमान में देखें चाइना में जहाँ जिस तरह से पश्चिमी देश के खिलाफ, पश्चिमी देश का जो भावना चाइना के खिलाफ हो रही है, उसमें अगर भारत अपना लाभ उठाना चाहता है तो वहीं ये सारी नीति को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे नियामकीय नीति अगर आसान हो जाती हैं तो निवेश करना आसान हो जाता है, तो निवेश बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अब वर्तमान में अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र है जो 54% के आसपास योगदान देता है। अब उस संदर्भ में और निवेश की आवश्यकता यहाँ पर बताती है कि यहाँ पे रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क उसको आसान करके और निवेश को आसान बनाया जा सकता है। इस बारे में यहाँ पर हम आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर देखा। अब साथ ही साथ ये श्रम जो कानून संबंध में भी आसानी लाने के प्रयास इस दिशा में बताता है। अगला आर्टिकल बात करेगा न्याय तक पहुंच, पुनर्कल्पना, प्रणालीगत बाधाओं का समाधान। अब अभी मामला क्या है कि भारतीय न्यायपालिका इन दिनों विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे बहुत सारे मामले लंबित हो रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रिया अड़चनें हो रही है। इस संबंध में यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, उसको आंकड़ों पर पहले नजर डालें तो वर्तमान में आप पाएंगे, वर्तमान में देखें 4.8 करोड़ के ज़्यादा मामले अभी न्यायपालिका में लंबित है। मार्च 2025 की बात है। अब इतने ज़्यादा मामले लंबित हैं क्यों? क्योंकि आप देखें भारत में 10 लाख लोगों में 10 लाख लोग केवल 21 न्यायाधीश हैं, 21 न्यायाधीश हैं। अब 21 न्यायाधीश की जगह जो कमीशन है 50 न्यायाधीशों की बात करते हैं। जब तक 50 न्यायाधीश 10 लाख लोगों में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें ऐसे मामलों को निपटान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जेंडर गैप दिखाई देता है, जो महिला न्यायाधीश हैं उन्हें 14% भागीदारी यहाँ पर दिखाई देती है। अधीनस्थ न्यायालयों में अगर आप देखें महिला न्यायाधीश की 11% भागीदारी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं आंकड़ा है जो चैलेंजिंग दिखाई देता है। फिर डिजिटल बदलाव आप देखें 2020 तक यह लगभग 30% जिला न्यायालय में ई फाइलिंग डिजिटल दस्तावेज प्रणाली को अपनाया गया। इस संबंध में आप देखेंगे चीज़ें हो रही हैं। हालांकि उदाहरण यहाँ पे दिया जाता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार उसने 2023 में फास्ट ट्रैक जो ई फाइलिंग पायलट है उसको शुरू किया था, इसमें मामला दर्ज करने का समय 40% कम हुआ था। वहीं केरल ने अगर आप देखेंगे नारी न्याय मित्र
केरल ने नारी न्यायमित्र पहल की शुरुआत की, जिसमें 5,000 से अधिक महिलाओं को कानूनी जो साक्षरता प्रशिक्षण देने की यहाँ पे बात हुई है। अब यहाँ पर ये तो सारी आर्टिकल की बात हुई, लेकिन हम चर्चा करें तो यहाँ पे पाएंगे कि जो भारत में समस्या क्या है भारत में न्यायिक चीज़ों को लेकर, तो हम देखेंगे भारतीय संविधान में न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा गया है। अब भारतीय जो न्यायपालिका उसके पास आप देखेंगे जो आपराधिक मामले हैं, जो संवैधानिक मामले हैं, इसके अपीली मामले हैं, हर तरह के मामले, विशेष जनहित याचिका के मामले, पूर्ण न्याय संबंधी मामले, हर तरह के मामले न्यायपालिका में आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देख लेते हैं न्यायपालिका संबंधी मामले। न्यायपालिका में आप देखेंगे जो मामले आते हैं उनमें कहीं ना कहीं अड़चनें दिखाई देती हैं। अड़चनें ये दिखाई देती हैं कि न्याय में बाधा। दूसरी आप देखें जो फंडामेंटल राइट संबंधी जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 226 से संबंधी बहुत सारे मामले आ जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, मामला डिले हो जाता है और कहीं ना कहीं जो आवश्यक जो न्याय है वही टाइम से नहीं पहुँच पाता। वर्तमान में जो आंकड़े उसके बाद हम बारे में बात की, लेकिन इसका महत्व क्या है अगर आप देखें, एक तो क्या है जो न्यायिक विश्वसनीयता बढ़ानी है लोगों के मन में, तो कहीं ना कहीं हमें देखें इन मामलों को शीघ्र निपटान करना होगा। त्वरित निपटान करके हम क्या कर सकते हैं, न्यायिक जो विश्वसनीयता उसको बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा समयबद्ध न्याय, अब देखें सामाजिक आर्थिक स्थायित्व का आधार प्रदान करना, जो न्यायपालिका पूर्ण न्याय जरूर सुनिश्चित करते, लेकिन उसके लिए 20-20 साल 30-30 साल समय लग जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। इस वजह से अगर आप देखें समयबद्ध न्याय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहावत है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, तो देर से न्याय मिलना भी कहीं ना कहीं अन्याय है। इसलिए अगर यहाँ पर देखें तो शीघ्र न्याय की पहुँच सुनिश्चित, इसलिए यहाँ पे आवश्यक है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमें प्रमोट करना है तो जो कोर्ट संबंधी प्रोसेस बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर विदेशी जो कंपनी उनको लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिले चलता है, न्यायपालिका मामला चला गया तो सालों तक वहीं पड़ा रह जाएगा, तो इससे निवेश नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अब वर्तमान में चुनौती क्या दिखाई देती है, चुनौती ये दिखाई देती है कि बहुत सारे मामले लंबित है, लगभग 4.5 करोड़ मामले लंबित है। फिर न्यायिक पदों की कमी यहाँ पे दिखाई देती है। फिर नियुक्ति यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पा रही है, डिजिटल असमानता दिखाई दे रही है, भाषाई कानूनी साक्षरता की समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर महिला सशक्तिकरण संबंधी बाधा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सरकार ने हालांकि बहुत सारे कदम भी उठाए, और उसमें आप देखें ई फाइलिंग सरकार ने कदम उठाया कि जो केस है उनकी ई फाइलिंग होने लगे, जिससे आके ऑफलाइन फाइल करना थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन मिल लोगों को। दूसरा वर्चुअल कोर्ट्स की स्थापना की सरकार ने, केस ट्रैकिंग सिस्टम को सरकार ने बनाया और संरचना संबंधी निर्माण किया। फिर कानूनी जागरूकता के लिए केरल सरकार ने जिस तरह नारी न्यायमित्र को चलाया, बहुभाषी सामग्रियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को इस्टेब्लिश किया गया। और कुछ बुक्स भी यहाँ पे देखते हैं, जस्टिस फॉर ऑल अभिनव चंद्रचूड़ की, जिला न्यायालय में सुधार, हर राइट्स कांचाई लैया की पुस्तक भी यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये सारी चैलेंज, ये सारी बातें हैं। आय की राय क्या है कि जो हम सबसे पहले आवश्यक है एनजेसी की नियुक्ति। एनजेसी जैसा कमीशन बनाया जाए, जो कॉलेजियम व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो नियुक्ति संबंधी जो चुनौतियाँ उसको टैकल किया जा सके। फिर दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड की स्थापना, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की स्थापना, साथ ही साथ न्यायिकों की नियुक्ति की पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना, स्थानीय भाषा में फैसलों की उपलब्धता होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण होने चाहिए, साथ ही साथ वैकल्पिक जो विवाद निवारण, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इससे मामलों की जो संख्या है वो न्यायपालिका में कायम है और चैलेंज जो है जिनको कम किया जा सके। ये बात हो गई इस आर्टिकल में। फिर यहाँ पर अगला आर्टिकल बात करेगा यहाँ पर अमेरिका चीन वार्ता। यहाँ पे देखा अमेरिका चीन वार्ता में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अमेरिका ने, आपको पता है कि अमेरिका लगातार और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। इस संबंध में आप देखें 2018 में ट्रंप ने इसको घोषित किया था, और उसके बाद लगभग ट्रंप सरकार ने 200% तक अमेरिका के जो सामान में टैरिफ लगाए। बाद में चाइना ने कहा कि हम $200 बिलियन का आपसे सामान खरीदेंगे और इससे कहीं ना कहीं जो आपको व्यापारिक घाटों से कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी 1 महीना पहले अमेरिका सरकार ने जिन भी देशों के साथ व्यापारिक घाटा था सभी पर टैरिफ लगाए, जिसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ का प्रभाव चाइना पर पड़ा। अब इस संबंध में चाइना ने भी काउंटर टैरिफ लगाए। अब जो अमेरिका चाइना का उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से देखें वैश्विक स्तर पर मंदी होने लगी, शेयर मार्केट में गिरावट होने लगी, और फिर बाद में ऐसा कि अब कहीं ना कहीं डिबेट डायलॉग की जरूरत है। और जनेवा में उसके संबंध में अगर आप देखें अमेरिका और चीन की वार्ता यहाँ पे शुरू होने वाली है, और उसको में आप देखें जो मुद्दे हैं वर्तमान में, चाहे देखें उन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वैश्विक तापमान का मुद्दा हो, चाहे CO2 इमिशन का हो, चाहे कॉपीराइट्स का हो, चाहे अगर देखें ट्रेडमार्क का हो। ये सारे मुद्दे हैं, इनको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिससे जो समस्या चाइना द्वारा अमेरिका को देखी जाती है उसका और यहाँ पे निपटान किया जा सके। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे इस बारे में बात करेगा। अगला आर्टिकल बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में। जलवायु परिवर्तन आप देखेंगे वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। और अगर देखें जलवायु परिवर्तन पर्यावरणीय नहीं बल्कि आप देखें पोषण संबंधी सुरक्षा चुनौती लेके भी आ रही है, मानव चयापचय संबंधी चुनौतियाँ भी लेके आ रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी जगह पड़ रहा है। पोषण पर ऐसे पड़ रहा है कि आप देखें जो खाद्य फसलें हैं उनमें नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ रहा है, खराब हुई जा रही है। बारिश की वजह से पता चला फसल कटी और पानी गिर गया, पूरी फसल खराब हो गई।
मानव चयापचय संबंधी समस्या हो रही है, क्योंकि इंसान फूड के रूप में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, प्लास्टिक एलिमेंट्स ले रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे पाचन तंत्र पूरा खराब हो रहा है, पूरे जो शरीर में नकारात्मक चीज़ें या अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो रहे हैं। करंट डाटा के बारे में यहाँ पे बात करता है कि जो वैश्विक CO2 इमिशन है, उस वजह से अगर आप देखें फसल की गुणवत्ता है उसमें लगातार गिरावट हो रही है, सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी मात्रा में गिरावट हो रही है। और ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं हमारे आंत को प्रभावित कर रहे हैं, माइक्रोबायोम को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे जो हमारा कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, रोग के प्रति जो हमारा खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब महत्व अगर देखें इनका क्या है, पाचन रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है इसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की आवश्यकता है, साथ ही जो स्वास्थ्य लागत है उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है, पोषण नीति सुधार की आवश्यकता है, कृषि सुधार नीति की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देते हैं। और चुनौतियाँ क्या है अगर देखिए जलवायु परिवर्तन संबंधी, सबसे पहली बात ये कि चावल गेहूँ जैसे फसल ने 30% जो पोषण तत्व है उस पर अपना नुकसान कर दिया। 30% पोषण तत्व की अब कमी हो चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आप फूड तो ले रहे हैं लेकिन पोषण युक्त तो भोजन आप नहीं ले पा रहे हैं। फिर आप देखेंगे जो हानिकारक बैक्टीरिया उनका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उच्च तापमान की वजह से देखें हानिकारक बैक्टीरिया शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका खतरा यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। फिर निम्न मध्यम आय वाले देश जलवायु संवेदनशील कृषि पर निर्भर होने से अधिक प्रभावित हो गए हैं। यहाँ पर ये सारी समस्या देखने को मिल रही है। सरकार ने हालांकि इस दिशा में बहुत सारे पहल भी उठाए, जैसे अगर आप देखें बायो फोर्टिफिकेशन की स्कीम अपनाई सरकार ने। अगर आप देखें सुपर फूड बना रही है सरकार, जिससे बायो फोर्टिफाई कर सके, चावल वगैरह में उसको फोर्टिफाई करके उसमें गुणवत्ता डाली जा सके। इसके अलावा देखेंगे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की बात हो रही है, आँख से जुड़ी जो बीमारी है उस पर जलवायु का प्रभाव ट्रैक करने का अनुसंधान सहयोग करने की बात हो रही है। साथ ही WHO क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट पर एक नेक्सस रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिससे अगर आप देखें जलवायु और पोषण को वैश्विक मार्गदर्शन दिया जा सके। आगे की राय अगर देखें तो क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर की आवश्यकता है, ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाए जाने चाहिए जिससे अगर आप देखें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव में कम हो रहा हो। साथ ही साथ गुड हेल्थ मॉनिटरिंग, वल्नरेबल एरिया जो शरीर में कम प्रभाव वाले जो शरीर में नकारात्मक रूप से कम प्रभाव हो, इनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देखें जो बाजरा है, मिलेट्स वगैरह के जो फूड है इनको प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिससे शरीर का जो संतुलन है, शरीर का जो मजबूती है शरीर की बनी रहे। तो आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही।